सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो बच्चों, तो हम लोग पाठ तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके अभ्यास की बारी है, और इस अभ्यास के क्रम में हम लोग पहले करेंगे मौखिक अभ्यास। और प्रश्न है हमारा, स्वामिनः दयानंदस्य विषये द्वे वाक्ये वदत। क्या कहा जा रहा है इसमें? स्वामिनः दयानंदस्य विषये द्वे वाक्ये वदत। स्वामी दयानंद के विषय में 2 वाक्य आपको बोलना है। मैंने यहाँ दोनों वाक्य लिख दिया है, ठीक है। और क्या लिखा है मैंने? स्वामी दयानंदस्य मूल नामः मूल शंकरः आसीत्। क्या लिखा पहला वाक्य मैंने? स्वामी दयानंदस्य मूल नामः मूल शंकरः आसीत्। और उसके बाद दूसरा वाक्य पुनः लिख दिया मैंने, तस्य परिवारः शिवोपासकः आसीत्। तस्य परिवारः शिवोपासकः आसीत्। तो बच्चों, हमने पहला प्रश्न कर लिया। पहले प्रश्न में क्या करना था आपने देखा कि इसमें स्वामी दयानंद जी के विषय में 2 वाक्य बोलने थे आपको, और दोनों वाक्य मैंने आपको लिखित रूप में दिया। अगला प्रश्न हमारा दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर पहले प्रश्न में दोनों वाक्य मैंने स्वयं लिख दिए। आप भी स्वयं से छोटे छोटे वाक्य सोच कर लिख सकते हैं। पाठ में आपके दिए हुए हैं, पाठ को हमने अच्छे से पढ़ा भी है, समझा भी है, तो अब लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, मौखिक अभ्यास। मौखिक अभ्यास का प्रश्न संख्या 2। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न में हमारा है, समस्त पदानां विग्रह वदत। यानी जो आपको समस्त पद दिए हुए हैं ना, उनका विग्रह बताना है आपको। तो यहाँ मैंने देखिए क्या इसका लिखा है, समस्त पदम, आप उसके बाद फिर विग्रह, उसके बाद फिर समास। तो समस्त पद में हमारा पहला पद है धर्मोद्धारकः। धर्मोद्धारकः बोलने से ही प्रतीत हो रहा है ना कि क्या कहा जा रहा है इसमें। क्या अर्थ लगा इसका? धर्म का उद्धारक। बस विग्रह में कर देना है, उसको विभक्ति के साथ उसको विग्रह कर देना है। तो क्या बना? धर्मस्य उद्धारकः। धर्मस्य उद्धारकः। अब यह कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? कौन सी विभक्ति है? आपने शब्द रूपों को याद किया है ना? ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। धर्मस्य बालक का रूप अगर आपने याद किया होगा तो उसमें आप ध्यान दीजिए, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है, बालकस्य। और यहाँ हमने देखा धर्मस्य उद्धारकः। तो कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। जितने भी विभक्ति युक्त हैं वो सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत हैं। प्रथमा से सप्तमी तक तत्पुरुष के भेद हैं, और उसी के अंतर्गत ये षष्ठी तत्पुरुष, ये कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष।
तो एक मैंने बना दिया आपका, एक प्रश्न का हल मैंने किया, और इसके आगे जो भी समस्त पद दिए हुए हैं उनके विग्रह आपको स्वयं करने हैं, उनके समासों के नाम आपको स्वयं बताने हैं। और मैं बढ़ूंगी अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, संधि विच्छेदम कुरुत। क्या करना है आपको? संधि विच्छेद करना है। और पहला शब्द हमारा है संकल्पाच्च। क्या है? संकल्पाच्च। जैसे उच्चारण करते हैं ना संधि विच्छेद में, बस वैसे ही आपको लिख देना है, एक धन का चिन्ह देते हुए। जैसे यहाँ मैंने बनाया संकल्पात धन च। क्या बनाया? संकल्पात धन च। और ये मैंने आपका पहला संधि विच्छेद कर दिया। अगले के जो भी शब्द हैं आगे जो भी दिए हुए प्रश्न में, उनके संधि विच्छेद कौन करेगा? बिल्कुल आप स्वयं करेंगे। और अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 4 में आपको पाठ से 5 अव्यय पदों को चुनना है। अव्यय की पहचान है ना? अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे च, तथा, एव, इस प्रकार जो भी शब्द मिलेंगे वो सब अव्यय हैं। अव्यय, अव्यय का क्या ये अर्थ है? शाब्दिक अर्थ ही है न व्ययहिति अव्ययः, जिसमें कोई किसी प्रकार का आप खर्च ना करें, उसको आप किसी रूप में उसके परिवर्तन ना करें, वही अव्यय है। तो चलिए पाठ से चुनते हैं 5 अव्यय। आप भी चुन के रखिए, मैं भी चुनती हूँ। तो बच्चों आपने अव्यय ढूंढ लिए ना? तो यहाँ देखिए, फिर मैंने भी आपके लिए ढूंढ दिया। पहला अव्यय मैंने क्या ढूंढा? यत्र। यत्र अर्थात जहाँ। दूसरा ढूंढा मैंने तत्र। तत्र अर्थात वहाँ। नूनम, निश्चय ही। ततः, उसके बाद। एव, ही। तो ये मैंने अव्यय पदों को आपके लिए ढूंढा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा कौन सा अभ्यास होगा? लिखित अभ्यास। अब तक हम लोग मौखिक अभ्यास कर रहे थे, अब हम लोग बढ़ रहे हैं लिखित अभ्यास की ओर। तो हमने देखा बच्चों की मौखिक अभ्यास प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हमने पूरा कर लिया, और इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं अब लिखित अभ्यास की ओर। लिखित अभ्यास को भी बहुत ध्यान से करना है। मैं तो एक ही प्रश्न बताऊंगी और बाकी के हल तो आपको स्वयं करने हैं ना, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं लिखित अभ्यास के पहले प्रश्न की ओर। तो लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। इसमें ये नहीं दिया है कि आपको एक पद में देना है या पूर्ण वाक्य में देना है। अगर एक पद की चर्चा होती तो हमारा उत्तर एक पद में होता, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है हमारा, मध्यकाले काह भारतीयम समाजम अदूषयन्। मध्यकाले काह भारतीयम समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में भारतीय समाज को कौन दूषित कर रहे थे, अर्थात किन दोषों से व्याप्त था भारतीय समाज? तो हमने पाठ तो पढ़ा था ना अच्छे से। उत्तर क्या होगा? मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीयं समाजम अदूषयन्। उत्तर समझ में आ रहा है ना? क्या उत्तर हुआ? मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीयं समाजम अदूषयन्। तो बच्चों इस प्रश्न में हम देख रहे हैं ना कि किस चीज़ की मांग की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि मध्यकाल में समाज में कौन से दोष व्याप्त थे। तो हमारा उत्तर क्या हमने दिया कि मध्यकाल में विभिन्न कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थीं, और उसके बाद फिर अगले प्रश्न में और भी जो भी मांग की जा रही है वो उसका हल देकर प्रश्न को हम पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, एक पद में नहीं,
पूर्ण वाक्य में उसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पाठ तो हमने अच्छे से पढ़ा है ना, कहीं कोई संशय तो नहीं। तो बाकी के प्रश्न आप स्वयं करने वाले हैं। बहुत अच्छे। तो मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2। तो हमारा दूसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद आपको करना है और शब्द है हमारा, उच्चारण जैसे ही आप करेंगे ना आपके सारे शब्द अलग हो जाएंगे। एवाध्ययनस्य, क्या है? एवाध्ययनस्य। क्या उच्चारण किया हमने? एवाध्ययनस्य। और देखिए संधि विच्छेद कैसे हो गया फिर, कितना आसान है ना। एव धन अध्ययनस्य धन अस्य। क्या क्या किया संधि विच्छेद? एव धन अध्ययनस्य धन अस्य। और इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हमने कर लिया। तो संधि विच्छेद में बच्चों एक चीज का ध्यान देना होता है, वो क्या? उच्चारण। आप जैसे उच्चारण करेंगे ना क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्द, वो आप 2 से 3 बार उच्चारण करेंगे ना तो उसका आप संधि विच्छेद स्वयं ही वो होता जाएगा। जैसे अभी हमने इस क्लिष्ट शब्द को, देखने में कितना क्लिष्ट लग रहा था ना, लेकिन जब हमने इसका विच्छेद किया तो कितना सरल हो गया। उच्चारण हमने 2-3 बार किया। क्या उच्चारण किया था? एवा अध्ययनस्यास्य। जैसे हमने बोला वैसे ही उसका विच्छेद हो गया। और संधि विच्छेद क्या किया हमने? एव धन अध्ययनस्य धन अस्य। और इस प्रकार से जितने भी क्लिष्ट शब्द हैं आप 2 से 3 बार जब उच्चारण करेंगे ना, खुद ब खुद आप देखेंगे कि उसका विच्छेद स्वयं हो जाएगा। बस आगे के संधि विच्छेद आपको स्वयं करने हैं। और मैं बढ़ रही हूँ प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो इस प्रश्न में बच्चों आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आप पुस्तक में भी देखेंगे। अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचितम पदम आदाय। क्या है ये? पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात जो वाक्य दिए हुए हैं ना उसमें आपको कोष्ठक में से जो उचित पद हैं उन्हें लेकर, या इसका देखिए इसका प्रत्यय को सबको अलग करना है। पदम आदाय, पदम आदाय। आदाय में कौन सा प्रत्यय हो गया? लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय का अर्थ होता है करके। तो पद को लेकर के रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है। और पहला प्रश्न है हमारा स्वामी दयानंद, रिक्त स्थान है यहाँ, और आसीत। अब कोष्ठ में आपको दिया हुआ है ना समाजोद्धारकः कृषकः, समाजोद्धारकः और कृषकः। तो आपको स्वयं सोचना है कि स्वामी दयानंद क्या थे भाई? समाजोद्धारक थे या किसान थे? तो पाठ में आपने पढ़ा है ना, कौन थे वो? बिल्कुल समाजोद्धारकः आसीत। तो बहुत अच्छे से आपने इसका चयन कर लिया। तो हमारा वाक्य क्या बन गया? वाक्य पूर्ण हो गया ना। स्वामी दयानंदः समाजोद्धारकः आसीत्। स्वामी दयानंदः समाजोद्धारकः आसीत्। तो हमने एक बना लिया। अब इसके आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो कौन करने वाले हैं? नहीं, सभी के नहीं, बस इस प्रश्न के बाकी बचे हुए अंश वो आपको स्वयं करने हैं। और मैं बढ़ रही हूँ अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पहले प्रश्न को देख ले क्या कहा है इसने। निम्नलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। ये आपके पाठ में भी दिया हुआ है। पाठ के अंत में जब आप देखेंगे तो वहाँ प्रकृति प्रत्यय विभाग किया हुआ है और आपको प्रश्न में भी दिया है। तो हमें करना है इसे। तो पहले क्या करेंगे, इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। कहने का तात्पर्य कि उस पद में कौन सा उपसर्ग उसमें प्रयोग किया गया है, धातु कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो इन सभी का आपको निर्धारण करना है। और इस क्रम में पहला पद है हमारा दर्शयित्वा, दर्शयित्वा। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कोई उपसर्ग तो नहीं, उपसर्ग तो नहीं है कोई इसमें, दर्शयित्वा में नहीं, कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसे हमने यहाँ काट दिया। ठीक है, उपसर्ग है ही नहीं तो अनुपस्थित हो गया ये। और उसके बाद धातु, धातु कौन सा है इसमें? दर्शयित्वा में कौन सा धातु हो गया बच्चों? दृश धातु। बिल्कुल सही, दृश धातु।
और त्वा किस में शेष बचता है, किस प्रत्यय में? बिल्कुल, कत्वा में त्वा शेष बचता है और आधे क की इस संज्ञा होती है और लोप हो जाता है वो। और तो हमारा प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण हमने क्या किया? दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय। स्पष्ट है ना? इसके आगे अगले प्रश्न को देखिए। इसी क्रम में अगला क्या है हमारा? पद विरच्य। क्या है पद? विरच्य। और इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ उपसर्ग उपस्थित है। उपसर्ग पता है ना आपको? 22 उपसर्ग हैं जी। वो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ हमें उपसर्ग दिख रहा है। कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग। वी उपसर्ग हो गया। और धातु कौन सा है? रच धातु। रच धातु वी उपसर्ग है, रच धातु है। और आपको पता है ना कौन सा प्रत्यय लगेगा उपसर्ग युक्त धातुओं से? बिल्कुल, ल्यप प्रत्यय। उपसर्ग युक्त धातुओं से ल्यप प्रत्यय लगता है। और पूरा हमने इसका प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण कर दिया। वी उपसर्ग हो गया, रच धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो इसमें मैंने आपको 2 प्रश्नों के हल कर दिए और बाकी के प्रश्न आपको स्वयं बनाने हैं। और मैं बढ़ रही हूँ अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा जा रहा है उसे भी देख लेते हैं। और इस प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए क्या है इसमें? कोष्ठक स्थेभ्यः धातुभ्यः उचित प्रत्ययम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या कह रहा है कि कोष्ठक में स्थित धातुओं के उचित प्रत्यय का प्रयोग, उचित प्रत्यय को जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। और पहले प्रश्न में देख रहे हैं ना, कोष्ठक में क्या है? अस धातु। अस धातु का रूप तो याद होगा ना? नहीं याद किया आपने? याद करना है फिर, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन समाजे अनेके दोषाः, और अस का रूप लगाना है। अस का रूप लगाना है, क्या होगा यहाँ पे? उचित भूतकाल में, भूतकाल का उत्तम पुरुष बहुवचन, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पे बिल्कुल उचित रूप में प्रयोग किया जाएगा। और वाक्य बनेगा हमारा, प्राचीन समाजे अनेके दोषाः आसन। प्राचीन समाज में अनेक दोष थे। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का एक ये कर लिया, एक का समाधान किया, इसका हल निकाल लिया। और कोष्ठक में जो धातु दिया हुआ है ना, उसके उचित प्रयोग को दिखाना है। आपको उचित प्रत्ययों को जोड़कर और वाक्य को पूरे करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? बिल्कुल, धातु रूपों को याद करना होगा। तो एक तो मैंने बना दिया, बाकी के आप स्वयं करेंगे। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। इसमें आपको क्या करना है? प्रश्न संख्या 6 में अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे दिए गए पदों को संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है, अर्थात आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। तो पहला हमारा पद है मूषकः। मूषकः का तात्पर्य क्या है? चूहा। तो हमने वाक्य क्या बनाया? मूषकः अन्नम खादति। चूहा क्या खा रहा है? अन्न खाता है या खा रहा है। आपको पता है ना, संस्कृत में खा रहा है, खाता है, सबके लिए एक ही शब्द है, खादति। धातु रूप तो याद है ना आपको? तो कर्ता एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार में। मूषकः अन्नम खादति। हमने एक वाक्य तो बना लिया। तो एक वाक्य तो मैंने बना दिया, बाकी के वाक्य निर्माण कौन करने वाला है? आप तो बहुत समझदार हो गए। जी हाँ, आपको स्वयं करने हैं बाकी के वाक्य निर्माण। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है? निम्नलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। आपको क्या करना है? निम्नलिखित पदों के विपरीत अर्थ वाले पद लिखने हैं। और पद है हमारे पास विद्वान। विद्वान का विपरीत क्या होगा? विद्वान अर्थात ज्ञानी, है ना? जो ज्ञान जिसके पास अधिक है वही ना विद्वान होगा, विषयों का ज्ञाता होगा वो।
तो इसका विपरीत अर्थ वाला कौन सा शब्द होना चाहिए? मूर्खः। क्या हमने उत्तर दिया? मूर्खः। विद्वान का विपरीतार्थक क्या हुआ? मूर्खः। इसी प्रकार से अन्य शब्दों के भी विपरीतार्थक पद आपको स्वयं लिखने हैं। और इस क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो इस प्रश्न में क्या है बच्चों? निम्नलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखता। निम्नलिखित पदों के विपरीत अर्थ वाले पद आपको लिखने हैं। और इस क्रम में पद है हमारे पास विद्वान। विद्वान अर्थात ज्ञानी, जो विषयों का ज्ञाता है। तो इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? वो पद क्या होगा? बिल्कुल, तो पद है हमारे पास मूर्खः। विद्वान का विपरीत मूर्खः। तो मैंने एक पद का विपरीत तो मैंने बता दिया, विपरीतार्थक बता दिया। अब बाकी के जो पद दिए हुए हैं उनके विपरीतार्थक पद तो आप स्वयं लिखने वाले हैं। और मैं बढ़ूंगी और साथ में आप भी बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। और प्रश्न संख्या 8 में क्या करना है हमें? अब तो आप पूरे तरह से अभ्यस्त हो गए ना पढ़ने में। तो क्या है लिखा हुआ? अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचितम प्रत्ययम निर्दिशत। अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचितम प्रत्ययम निर्दिशत। आपको नीचे लिखे हुए पदों के धातु युक्त जो धातु दिया हो उसके साथ उचित प्रत्यय को बताना है। और पहला हमारा जो है वो पद है गतः। गतः, तो इसमें धातु कौन सा है? धातु तो दिया हुआ है आपके प्रश्न के साथ ही, गम धातु है। धन, अब प्रत्यय का निर्धारण करना है आपको। तो कोष्ठक में आपके 2 प्रत्यय दिए हुए हैं, घय प्रत्यय और अक्तः प्रत्यय। बच्चों आपके प्रश्न में अक्तः इसमें विसर्ग दिया है जो कि अशुद्ध है। अक्तः प्रत्यय नहीं होता है, अक्तः प्रत्यय होता है। तो यहाँ 2 प्रत्यय दिए हुए हैं ना, घय प्रत्यय और अक्तः प्रत्यय। तो आपको मैंने पूर्व में भी बताया था ना कि अक्तः प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? लंग लकार में होता है। तो यहाँ हमारे लिए गम के साथ कौन सा प्रत्यय बिल्कुल उचित होगा? अक्तः प्रत्यय। गम में जब अक्तः को जोड़ते हैं ना तो गतः बनता है। और इसी प्रकार जो अन्य प्रत्यय होते हैं ना बच्चों, तो धातुओं के साथ उनके रूप जब उनको आप जोड़ते हैं ना धातुओं के साथ, तो जैसे इसमें गम के साथ हमने अक्तः प्रत्यय लगाया तो गतः बना। उसी प्रकार से जब कत्वा लगाएंगे तो बन जाएगा गत्वा। गम धन कत्वा गत्वा। और फिर आगे अनियर प्रत्यय है जिसमें जैसे हमने पठ के साथ अनियर जोड़ दिया तो बन गया पठनीय, पढ़ने योग्य। उसके बाद फिर तुमुन प्रत्यय है। तुमुन होता है जाने के लिए अर्थ में होता है, तो गम के साथ तुमुन जोड़ेंगे तो बन जाएगा गंतुम। तो इस प्रकार से इसके बाकी के जो प्रश्न है उसको आप स्वयं ही बनाने का प्रयास करेंगे। और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 में हम देख रहे हैं बच्चों कि क्या लिखा हुआ है? अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत। क्या लिखा है? अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत। कहने का तात्पर्य है यहाँ कि जो लिखे हुए वाक्य है ना उसमें कुछ पदों को रेखांकित किया गया है जिन्हें आपको बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ हम पहले वाक्य में क्या देख रहे हैं? सह ग्रंथम विरच्य महांतम उपकारम अकरोत। यहाँ ग्रंथम को रेखांकित किया गया है और इसी रेखांकित पद को हमें बहुवचन में बदलना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर हमारा हुआ सह। ग्रंथम का बहुवचन क्या होगा? ग्रंथम कौन से लिंग में है? पता चल रहा है? बिल्कुल, ये नपुंसक लिंग में है। तो इसका फिर बहुवचन में क्या होगा? बिल्कुल आपको पुष्प के समान, फल के समान इसका रूप चलाएंगे। ग्रंथम, ग्रंथे, ग्रंथानि। तो बहुवचन का रूप हो गया ग्रंथानि। सह ग्रंथानि विरच्य महांतम उपकारम अकरोत। इसका अर्थ क्या हुआ? उसने ग्रंथों की रचना करके महान उपकार किया। यहाँ
केवल ग्रंथ का ही आपको बहुवचन करना है, बाकी के शब्द ज्यों के त्यों आपको उसी रूप में रखना है। तो प्रश्न संख्या 9 को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। क्या करना है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल, वाक्य में जो रेखांकित पद हैं उनको बहुवचन में परिवर्तित करते हुए वाक्य को ज्यों का त्यों आपको लिख देना है, तो हमारा उत्तर तैयार हो जाएगा। तो बाकी के, बिल्कुल, आप तो बहुत समझदार हो गए, समझ गए। तो बाकी के प्रश्नों का आपको स्वयं बनाना है और मैं बढ़ूंगी प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 10 में हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? लिखा हुआ है अधोलिखितम रेखांकित पदम अनुसृत्य। ध्यान दीजिएगा, रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कुछ पदों को रेखांकित किया गया है, उनके अनुसार ही आपको प्रश्न का निर्माण करना है, अर्थात इनके स्थान पर आपको प्रश्न सूचक पदों का इस्तेमाल करना है और प्रश्न का निर्माण कर देना है। तो प्रश्न निर्माण करते समय एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जिस विभक्ति में रेखांकित पद हो उसी विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? प्रश्न क्या है हमारा? मध्यकाले धर्म कार्येषु आडंबरः आसीत्। क्या लिखा है? मध्यकाले धर्म कार्येषु आडंबरः आसीत्। यहाँ जो रेखांकित पद है वह है धर्म कार्येषु। तो रेखांकित पद को तो हमने देखा कि धर्म कार्येषु है, लेकिन किस विभक्ति का यह पद है? ध्यान दे रहे हैं? किस विभक्ति का यह पद है? याद है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो यह आपको किस विभक्ति का पद है? हाँ, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का यह पद है। तो इसी विभक्ति और इसी वचन में हमारा प्रश्नवाचक पद भी होगा। और प्रश्न हमने क्या बना लिया? मध्यकाले केषु आडंबरः आसीत्। क्या बन गया प्रश्न? मध्यकाले केषु आडंबरः आसीत्। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना था? हमें करना था कि जो रेखांकित पद हैं उनके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करना था। और वो शब्द कैसे होंगे? तो जो रेखांकित पद हैं, जिस विभक्ति जिस वचन के पद हैं उसी विभक्ति उसी वचन के वो प्रश्नवाचक शब्द होंगे, पद होंगे। और हमारे प्रश्न का निर्माण इस प्रकार से होगा। उस रेखांकित पद के स्थान पे वो प्रश्नवाचक पद को रखना है और पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देना है और इस प्रश्न को पूर्ण करना है। तो एक तो मैंने कर दिया, बाकी के तो आप स्वयं करने वाले हैं। और हम लोग बढ़ चले हैं प्रश्नों की श्रृंखला का समापन करने, अर्थात प्रश्न संख्या 11 की तरफ। और इस प्रश्न में यह आपके प्रश्नों की श्रृंखला का इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है देखिए आगे। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं लिखत। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं लिखत। अर्थात आपको क्या करना है? जो नीचे दिए हुए पद हैं उसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है उस विभक्ति को आपको बताना है। और इस क्रम में हमारा पहला पद है सत्यान्वेषिणः। क्या है पद हमारा? सत्यान्वेषिणः। आप उच्चारित कर रहे हैं ना, तो आपको पता चल रहा है ये किस विभक्ति का होगा यह शब्द? बिल्कुल, यह प्रथमा विभक्ति का यह पद है। और किस वचन का है? बहुवचन का। हालांकि प्रश्न में आपको बहुवचन नहीं बोला है लिखने को, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको वचन की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस वचन का यह पद है। और इस प्रश्न में हमने एक का हल तो किया, सत्यान्वेषिणः में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ था। तो बहुत ही अच्छे से आपने बता दिया, प्रथमा विभक्ति, और वचन कौन सा था? बहुवचन। तो इसके बाद के जो पद हैं उनके विभक्तियों को आपको स्वयं लिखना है। और साथ में अगर आप वचन भी लिखते चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, इसकी जानकारी हो जाएगी आपको कि हाँ किस विभक्ति का किस वचन में है यह पद। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को
आगे बढ़ाएंगे, अर्थात इस प्रश्न का जो बचा हुआ पद है उसके विभक्तियों को आपको स्वयं लिखना है। और हमने इस पाठ को पूरी तरह से प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को समाप्त कर लिया ना। तो अब आपको क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में आपको लिखना है और सभी को कंठाग्र करना है। और अभी एक पायदान और बचा है, वो क्या है? बिल्कुल, योग्यता विस्तार। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो हमारा ज्ञान परिपक्व हो नहीं सकता। तो चलिए योग्यता विस्तार कर लेते हैं। तो अयम समयः अस्ति योग्यतायाः विस्तारस्य। और इस क्रम में आप भी अपनी पुस्तकों को सामने में रखिए और साथ साथ पढ़ने की कोशिश करना है, सुनना है, समझना है और अच्छे से देखना है इसको। तो चलिए देखें फिर क्या है इस योग्यता विस्तार में। आर्य समाजस्य मूलोद्देश्यानि सन्ति। इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि आर्य समाज के कुछ मूल उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य कौन से हैं? तो इस क्रम में पहला है हमारा उद्देश्य विश्व कल्याणम, विश्व का कल्याण करना। ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है ज्ञान ज्योतिर्विस्तार, ज्ञान की ज्योति का विस्तार करना, अर्थात ज्ञान का विस्तार करना, सभी को अंधकार से उजाले की ओर ले जाना, प्रकाश की ओर ले जाना। जो जहाँ पे निरक्षरता है उनको साक्षर बनाना, ये भी हमारा उद्देश्य है। अगला फिर क्या कहा? ईश्वरस्य सर्वोच्चता, सर्वज्ञता, सर्वज्ञानमयो ही सह। तीसरे में क्या बताया गया कि ईश्वर क्या है? वो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है वो, और वही सभी ज्ञानों का रूप है। इससे आगे फिर बढ़े, चौथे नंबर में क्या कहा? वेदानाम प्रचार, वेदों का प्रचार हो। जो हम वेदों से दूर हो गए हैं, जानकारी नहीं है लोगों को, वेदों का ज्ञान नहीं है, तो इनके प्रचार से लोगों तक, दूर दूर तक वेदों का प्रचार करना है, उनके विषय में ज्ञान देना है सभी को कि हमारे वेद क्या है, वेदों में क्या कहा जा रहा है। अगला उद्देश्य है फिर वेदों का प्रचार तो होना ही है, साथ ही साथ प्रसारश्च, और उनका विस्तार भी करना है। प्रचार करने के साथ साथ तो विस्तार स्वाभाविक ही है। अगला उद्देश्य है हमारा कर्तव्यम ज्ञानम, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। आपको ही क्यों, सभी को होना चाहिए। और अगला क्या उद्देश्य है आर्य समाज का? देखिए, ने तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कर लिया, करा दिया लोगों को। अब अगला उद्देश्य है हमारा सर्वजन समरूपता, सर्वजन समरूपता, अर्थात सभी लोगों को समान रूप से देखें, समता का भाव रखें, समरूपता का भाव रखें। इस उद्देश्य को भी इस उद्देश्य की भी हमें पूर्ति करनी है। ये भी हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि सभी को समभाव से देखें। इसके आगे फिर है परहितम, परहितम अर्थात पर अर्थात दूसरे का, हितम हित अर्थात भलाई, दूसरे की भलाई, परोपकार, ये भी करना है हमें। और इसकी शिक्षा भी देनी है लोगों को कि आप भी परोपकार कीजिए, आप भी परहित कीजिए। और इसके बाद अगला उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगला उद्देश्य है, और आर्य समाज के 8वें उद्देश्य में क्या बताया जा रहा है? सत्यस्य ग्रहणम, सत्य का ग्रहण करना है, असत्यस्य त्यागश्च, और असत्य का त्याग करना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सत्य को आपको अपने जीवन में रखना है, अपने जीवन के साथ इसको लेकर बढ़ना है, और असत्य को छोड़ते हुए असत्य का त्याग करना है। असत्य के साथ आपको नहीं रहना है ना। और इसके बाद फिर क्या कहा गया? आर्य, आर्य शब्द से अर्थ। अब आर्य शब्द के अर्थ को बताया है। क्या है आर्य शब्द का अर्थ? है आर्य शब्द का अर्थ है आर्यावर्तवासी, आर्यावर्त में रहने वाले लोग।
सभ्यः श्रेष्ठश्च सामान्यश्च। क्या कहा? आर्य का अर्थ आर्यावर्तवासी, सभ्यः, श्रेष्ठः और सामान्यश्च। आर्य कौन है? जो आर्यावर्त में रहने वाले लोग हैं। आर्यावर्त भारत को कहा गया है। सभ्य लोग हैं ये, श्रेष्ठ लोग हैं ये, और ये कैसे लोग हैं? सम्माननीय लोग हैं ये, इन्हें आर्य कहा गया। ये आर्य की परिभाषा हुई, अर्थ हुआ ये। इसके आगे फिर स्मृति ग्रंथानुसारम, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या क्या मिला था? आर्यावर्तवासी, सभ्यः, श्रेष्ठः, सम्मान्यश्च। और इसके बाद फिर क्या कहा आर्य के विषय में? यो हम आर्येण पर्वान भ्रात्रा ज्येष्ठेन भामिनी। यो हम आर्येण पर्वान भ्रात्रा ज्येष्ठेन भामिनी। ये रामायण आदि काव्य के द्वितीय कांड से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है? मैं आर्य हूं। कौन? राम का ज्येष्ठ भ्राता और उनकी पत्नी सीता। ये आर्य के विषय में कहा, ठीक है। और इसके आगे फिर स्मृति ग्रंथों में क्या कहा गया देखिए। और आगे फिर क्या कहा? स्मृति ग्रंथानुसारम कर्तव्यम आचरण काम कर्तव्य अनाचरण तिष्ठति प्राकृताचारे स तु आर्य इति स्मृतः। क्या कहा स्मृति ग्रंथों में? इसके अनुसार कहा जा रहा है कि कर्तव्य का आचरण करते हुए कार्य जो हैं वो कर्तव्य के अनुरूप चलते हैं, और जो अकर्तव्य हैं, जो नहीं करने योग्य हैं, उनको तो करना नहीं है। जो अकर्तव्य है, जो करना ही नहीं है, तो कार्य को करते हुए जो प्राकृत आचारों के साथ कार्य को संपन्न कर रहा है, वही आर्य है। उसे ही आर्य बोला गया स्मृति ग्रंथों में। अर्थात करने योग्य को कर रहे हैं, जो नहीं करना है उसको छोड़ रहे हैं। तो जो प्राकृतिक जो कार्य हैं उसको करने वाले ही आर्य कहलाए, है ना। और इसके आगे फिर क्या कहा उसे भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए आगे क्या है। अग्रे अपि लिखितमस्ति किमस्ति विभिन्नैः धार्मिकचिन्तकैः सह दयानन्दस्य संपर्कः जातः। विभिन्न धार्मिक चिंतकों के साथ भी स्वामी दयानंद का संपर्क हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो तो आर्य समाज के विस्तार में लगे थे ना, उसके प्रचार में लगे थे। तो इस क्रम में उनका बहुत से लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में आए लोग। इसी क्रम में उनके साथ कुछ धार्मिक चिंतक भी आ गए जो धर्म की चिंता करते थे। तो उनके साथ भी इनका संपर्क हुआ। उनमें कौन कौन थे? तो उनके नाम देखिए कौन कौन थे वो जो इनके साथ धार्मिक चिंतक के रूप में इनके संपर्क में आए। कौन कौन थे वो? देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेना। कौन थे ये? ब्रह्म समाज से थे केशव चंद्र सेना। अग्रे अस्ति मैडम ब्लॉवाट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट। मैडम ब्लॉवाट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट। तो किन किन धार्मिक चिंतकों का साथ मिला था स्वामी दयानंद जी को? देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेना, मैडम ब्लॉवाट्स्की तथा अर्नल कॉट का। ये ऐसे चिंतक थे जिन्होंने उनको काफ़ी हद तक उनका साथ दिया, उनके धर्म प्रसार में योगदान किया था। और ये कर्नल ऑलकॉट जो थे ये किस ये से संबंधित थे? तो उनका भी दिया है थियोसॉफिकल सोसाइटी से थे ये कर्नल ऑलकॉट। और उसके बाद भोलानाथ साराभाई जो कि प्रार्थना समाज से थे। और उससे आगे फिर सर सैयद
संशोधित इस्लाम से थे ये सर सैयद। तो इस धार्मिक प्रचार में धार्मिक चिंतकों का भी इन्हें साथ मिला, आर्य समाज के प्रचार प्रसार में इन सभी का इनको बराबर का साथ मिला। इनके साथ ही इन्होंने मिलकर काफ़ी कार्य किए और आर्य समाज के विस्तार में, धर्मों के प्रचार में इन्होंने अपना पूर्ण योगदान किया। तो इस प्रकार से आपने योग्यता विस्तार को भी पढ़ लिया। अब तो आपका ज्ञान शाश्वत हो चुका होगा, है ना। तो इससे संबंधित जो भी और भी इतर प्रश्न होंगे उसके आप उत्तर आसानी से कर सकेंगे। और हम लोग फिर अगले पाठ में देखेंगे, अगले पाठ में हमें क्या पढ़ना है। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Telecovid ka na rin. Diyan na. Alam mo. अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे
वो देखो मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। तो मास्टर साहब आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।